चलिए लेक्चर 8 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था बच्चों, सूडो फोर्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। यस बताइए। में क्वेश्चन था कि अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ प्रोटॉन व्हिच इज, और फिर चार ऑप्शन थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड ऑल ऑफ दिस। तो आंसर की में ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर नहीं आया। देखो किसके बीच में चार्ज था, सॉरी फोर्स किसके बीच में फाइंड करना था हमको, प्रोटॉन। देखो ये फर्स्ट प्रोटॉन, ये सेकंड प्रोटॉन। क्या प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 समथिंग। सो प्रोटॉन के पास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने पढ़ाया था इट इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मास। ओके, फिर इसके पास चार्ज होगा, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दोनों के पास। सो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ चार्ज उसके पास चार्ज है तो वहां पे एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, यहाँ पे प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे को रिपल्सिव करेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड मैंने वो भी बताया था कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक प्रोटॉन है, ये दोनों प्रोटॉन अगर फेम्टोमीटर डिस्टेंस स्पेसिफिकली 0.7 फेम्टोमीटर से 1.2 फेम्टोमीटर के बीच में होगा तो वहां पे वो फोर्स एट्रैक्टिव हो जाएगा, जो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। तो तीनों फोर्स रिस्पॉन्सिबल हुए ना। क्लियर? ओके, वेलकम। ये क्यों चेंज हो गया, यहाँ पे किसी और ने लेक्चर लिया था। हाँ, तो ये क्यों चेंज हो गया। चलो अब हमने लार्ज टिप इरेज विथ लार्ज टिप को हमको ऑन करना है। ये क्यों ऑन नहीं हो रहा है, लार्ज टिप। ओके चलिए, यस लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 8 था, फिर होमवर्क आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आज हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं। मगर लास्ट में हमने सूडो फोर्स डिस्कस किया था बच्चों। सूडो फोर्स कब हमको यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, वो भी डिस्कस किया था। जब भी आप ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या एसरेटेड रेफरेंस फ्रेम से आप ऑब्जर्वेशन लोगे तभी हमको सूडो फोर्स एग्जर्ट करना है, वरना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम थी उसमें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थे वो वैलिडेट नहीं थे। उसको वैलिडेट करने के लिए हमको एक मैथमेटिकल टर्म यूज करनी होती है जिसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। क्योंकि जब भी न्यूटन्स लॉ हमने डिफाइन किया था, जब न्यूटन ने वो लॉ बनाए थे तब उसने ऑब्जर्वेशन ग्राउंड फ्रेम से लिए थे। दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट थी या वेलोसिटी जीरो थी। दैट मीन्स इनर्शियल फ्रेम से उसने ऑब्जर्वेशन लिए थे। बेसिकली इनर्शियल फ्रेम नेम कहां से आया कि जब भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होगा तो सेकंड लॉ भी होगा और थर्ड लॉ भी होगा। सो जहां पे भी इनर्शियल लॉ एप्लीकेबल है उस रेफरेंस फ्रेम को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। वो नेम वहां से ही आया। मगर कुछ हमने ऐसा भी सोचा कि अगर हम एसरेटेड रेफरेंस फ्रेम से देखें तो कोई ऑब्जेक्ट हमको चलता हुआ दिखता था। दैट मीन्स वो मोशन में था, वो एक्चुअली मोशन में नहीं था, मोशन में हमको दिख रहा था। और मोशन में कभी भी कोई बॉडी हमको जब दिखाई दे दैट मीन्स वहां पे फोर्स होना चाहिए, तभी वो मोशन में होगा। था नहीं मगर हमको दिखाई दिया। सो दैट मीन्स हमने वहां पे क्या बताया कि ऑब्जर्वेशन अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से हम लेते हैं तो वहां पे इनर्शिया लॉ होल्ड नहीं करता है। दैट मीन्स कि इनर्शिया लॉ अगर होल्ड नहीं करेगा तो हमको वहां से इनर्शिया जो लॉ है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए वहां पे हमने एक मैथमेटिकल टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम इनर्शिया लॉ, दैट मीन्स नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जो जहां पे इनर्शियल लॉ एप्लीकेबल नहीं था मगर हमने किया तो इसको हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, वहां से हमने नेम दिया। और बच्चों वहां पे हमको सूडो फोर्स कंसीडर करना है। दो ही बात,
कब आपको करना है, कब नहीं करना है। विदाउट सूडो फोर्स भी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, मगर सूडो फोर्स से आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड सेकंड फिजिक्स के जो भी टफ कॉन्सेप्ट है उसको जो फिल करना है वो इजी हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम यहां पे ये कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए टॉपिक 9 एंड 13 का 67 नंबर का क्वेश्चन। 3 blocks which masses m, 2m and 3m are connected by strings as shown in the figure. स्ट्रिंग से उसको कनेक्ट किया गया है। After an upward force F is applied on block M, the masses move upward at a constant speed v. ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों आज का, कांस्टेंट स्पीड v. What is the net force? What is the net force on the block of mass 2m? G is the acceleration due to gravity. NIT 2013 का PYQ है, हमको बताना है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m. ओके, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पे बच्चों देखिए, ये पहले 3m मास का ब्लॉक है, तो अर्थ या ग्रेविटी उसको अपनी ओर पुल करेगी, तो यहाँ पे 3mg ऐसे डाउनवर्ड आएगा। ड्यू टू दैट 3mg ये स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, दैट इज T1। ये 2m वाले जो ब्लॉक है उसको भी ग्रेविटी अपनी ओर खींचेगी, तो यहाँ पे 2mg, तो यहाँ पे बच्चों टेंशन T2। स्ट्रिंग आइडियली है तो टेंशन सेम रहेगा, यहाँ पे बच्चों mg ऐसे डाउनवर्ड। ओके, अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। अब 2m की एफबीडी ड्रॉ कीजिए। आप डायरेक्ट भी यहां से ही आंसर दे सकते हैं, मगर फिर भी एफबीडी ऑफ 2m, ये 2m मास का ब्लॉक है। देखिए 2mg क्या डाउनवर्ड था, यस 2mg जो है वो डाउनवर्ड है, ओके नो प्रॉब्लम सर। फिर डाउनवर्ड T1, टेंशन T1 डाउनवर्ड था, यस यहाँ पे T1 डाउनवर्ड, ओके नो प्रॉब्लम। फिर T2 अपवर्ड, ओके नो प्रॉब्लम। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द नेट फोर्स। ओके, ये 2m मास का ब्लॉक क्या स्टेशनरी है, क्या अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या एक्सेलरेटेड मोशन के साथ, क्लियरली बताया गया है। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F is applied on block M, the masses moves upward at constant speed। ये कांस्टेंट स्पीड से, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है। सो कांस्टेंट स्पीड बताओ, या फिर आप बच्चों v इज इक्वल टू 0 लिखो। दोनों के लिए हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम का ही केस है, एक स्टेबल था एक डायनेमिक था, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ बेसिकली, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी हो ना, ये शो कर रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, दैट मींस ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में ही है, और इक्विलिब्रियम में होगा तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो अपवर्ड क्या है T2, डाउनवर्ड क्या है 2mg प्लस T1। आपको क्या बताना था, व्हाट इज द नेट फोर्स। सो बच्चों जितना अपवर्ड है उतना डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स 0, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, फिर भी ये एफ आपको दिक्कत कराएगा, मगर ये क्लियर गिवन है। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एम, द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट मींस ये एफ लगाने के बाद जो सारी सिस्टम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, दैट मींस ईच एंड एवरी ब्लॉक पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो आंसर तो 0 आ गया। फिर भी अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे बताया कि फाइंड T2, तो क्या करना है, फिर से 3m का एफबीडी ड्रॉ कीजिए, एफबीडी ऑफ 3m। चलिए तो 3m है, तो यहाँ पे बच्चों डाउनवर्ड क्या 3mg होगा, यस सर। अपवर्ड क्या होगा, टेंशन T1, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है, तो ये केस भी बच्चों इक्विलिब्रियम का ही हुआ, और इक्विलिब्रियम में अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। सो अपवर्ड T1 है, डाउनवर्ड 3mg है, तो बच्चों T1 इज इक्वल टू 3mg। ये T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, सो T2 आपको 5mg मिल गया। ऐसे ही बच्चों आप T1 भी निकाल सकते हो, ये पूछा नहीं गया है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है।
हमारा आंसर तो आ ही गया, व्हाट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स में जितना अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स तो आपका 0 हुआ, क्वेश्चन वहां पे खत्म। इतना सब कुछ करना ही नहीं है आपको, तो वहां पे लेस देन 1 मिनट में क्वेश्चन रीड किया और नेट फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो नेट फोर्स 0 ही होगा, डायरेक्टली 0 करके आगे निकल जाना है। तो यहाँ पे ये ए बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए 55, अ लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg is moving upward with an acceleration of 1 meter per second square. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसे बच्चों को एक लिफ्ट है, जो लिफ्ट है उसका मास क्या है, m इज इक्वल टू 1000 kg, इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन, ये अपर ट्रैवल कर रही है और उसका एक्सेलरेशन a है, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज, दैट मीन्स ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट के साथ वो केबल होता है, तो टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज, ओके। इसका मास m है बच्चों, तो लिफ्ट पे mg फोर्स डाउनवर्ड होगा, यस सर। ये केबल है, बेसिकली ये केबल है ऐसे, तो यहाँ पे mg डाउनवर्ड होगा तो केबल में जो टेंशन होगा वो बच्चों अपवर्ड होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स पुलिंग फोर्स है, ओके। सर अब क्या करना है, सिंपल, ये लिफ्ट एक्सलेरेट हो रही है, सर ग्राउंड से करना है या इनसाइड दी लिफ्ट, अब ग्राउंड से ही पढ़ो ना, ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको शूडो फोर्स लेना ही है। अब ग्राउंड से देखते हो तो ये लिफ्ट अपवर्ड ट्रैवल कर रही है, एक्सलेरेट हो रही है, अपवर्ड एक्सलेरेट हो रही है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम है। जिस डायरेक्शन में एक्सलेरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, एक्सलेरेशन अपवर्ड है, सो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू बच्चों एम है। तो यहां से टी को सब्जेक्ट कीजिए, एम जी प्लस ए। आप ये बच्चों रिलेटिव से भी कर सकते हो, जी डाउनवर्ड है अपवर्ड है, दोनों का एड ऑन कीजिए। टेंशन टी, मास कितना है बच्चों, दैट इज 1000 kg, पीवाई क्यू है पीएमटी 2002 का, जी गिवन नहीं है तो मैं 9.8 ही कंसीडर करूंगा। ए कितना है, ए 1 है, सो 1000 इंटू 10.8, सो बच्चों 10,800, बी बॉम्बे। इसको आप दो अलग मेथड से भी कर सकते हैं, शूडो कंसीडर करना है तो आप ऑब्जर्वर को इनसाइड द लिप ले लो, अगर आपको शूडो भी नहीं करना है, ऑब्जर्वर O1 से भी नहीं करना है, O2 से भी नहीं करना है, तो रिलेटिव से ले लो, T इज इक्वल टू एम जी, जी नहीं है जी प्लस है, नो प्रॉब्लम। ये बी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो आप क्वेश्चन रीड करना पहले। टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस, ये बेसिकली क्वेश्चन है AI-EEE दैट मींस जेई 2010 का। टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस बच्चों, फ्रिक्शनलेस inclined plane making an angle 30 degree and 60 degree with the vertical, 30 degree and 60 degree with the vertical are shown in the figure, okay. Two blocks A and B are placed on the two planes, A और B को वहां पे रखा गया है। चलिए, जो भी क्वेश्चन में बताया उसके अकॉर्डिंग मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन, जो इंक्लाइन प्लेन है वो फ्रिक्शन लेस है, और यहाँ पे जो एंगल है बच्चों वो 60 डिग्री है। ये ऐसे दूसरा, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड ऑन द टू प्लेन। चलिए, यहाँ पे मैंने ऐसे, यहाँ पे ये ए ब्लॉक पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये बी ब्लॉक है। What is the relative vertical acceleration? बच्चों सुनना आप मेरी बात यहाँ पे। What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? Relative vertical acceleration of A with respect to B, that means हमको A ब्लॉक का acceleration डिसाइड करना है with respect to B. A B, A का acceleration B के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे। पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमको एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है। तो हमारा रिलेटिव का फंडा ये बताएगा कि आपको ए के एक्सेलरेशन में से बी के एक्सेलरेशन को वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करना है। आइडियली ये वेक्टोरियली होता है। ओके, देखते आगे क्या होगा। सर इसका एक्सेलरेशन क्या है? सर देखो mg डाउनवर्ड होगा, यहां पे भी mg डाउनवर्ड होगा। ठीक है चलिए, mg डाउनवर्ड आपको ये शो नहीं करना है ऐसे, ये बच्चों यहां पे ये mg डाउनवर्ड ऐसे, मगर मेरे को तो एक्सेलरेशन की ही यहां पे रिक्वायरमेंट है, तो मैं सिर्फ g लिखूंगा। ये g डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी g डाउनवर्ड, आइडियली mg होगा, मगर मेरे तो को एक्सेलरेशन ही चाहिए ना, तो मैं g लिखा है मैंने। सर ये भी जी, ये भी जी, जी माइनस जी 0 और 0 आंसर गिवन है, मगर वो रॉन्ग है, वो करेक्ट नहीं है। तो क्या करना है, यहां पे आपकी रीडिंग एरर होगी। दो बातें देखिए, पहले मेरे को व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन बताना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, रिलेटिव वर्टिकल है। सर ये वर्टिकल तो हुआ, मगर एक बात सुनो, मैंने आपको बताया था शायद लास्ट सैटरडे का जो लेक्चर था वहां पे, कि ये ब्लॉक को अगर आप ये फ्रिक्शनलेस वेज पर से, ट्रायंगुलर वेज पर से रिलीज करोगे तो इसका एक्सेलरेशन जी नहीं होगा, जी साइन थीटा होगा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, याद कीजिए कि अगर कभी भी आप किसी भी ब्लॉक को ऐसे रिलीज करोगे तो उसका एक्सेलरेशन जी होगा। फिर ये बताया था कि अगर कोई ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल पे ट्रैवल करता है तो उसका एक्सेलरेशन ए होता है, और जब भी कोई ब्लॉक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे ट्रैवल करेगा तब उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा था। याद कीजिए, तीनों बात मैंने आपको बताई थी सैटरडे के लेक्चर में, कि कहां पे जी लेना है, कहां पे जी साइन थीटा लेना है, कहां पे ए लेना है। फिर भी मैं यहां पे आज और डिस्कस कर रहा हूं कि ये सर कैसे आएगा। देखो यहां पे ये ऐसा ट्राइएंगुलर वेज है, ये थीटा एंगल है बच्चों, और यहां पे आपके पास ये एम मास का ब्लॉक है कोई, तो यहां पे बच्चों एम जी डाउनवर्ड होगा। यस ओके, एम जी डाउनवर्ड। फिर उसके दो कंपोनेंट लेने, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये बच्चों थीटा होगा, तो थीटा का नियरेस्ट कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा, इसका ये एम जी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये स्मूथ मैंने बताई थी, अगर रफ होता तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता। तो यहाँ पे एक ही फोर्स हुआ ना, ये ब्लॉक को कौन मूव कराएगा, जी मूव कराएगा या जी साइन थीटा? डेफिनेटली जी साइन थीटा है। ये ब्लॉक को जो स्लाइड कराने वाला फोर्स है वो mg sin थीटा ही है ना, क्योंकि ये mg cos थीटा को तो नॉर्मल बैलेंस कर देगा, ये इसको पुश करेगा, ब्लॉक वेज को पुश करेगा, वेज ब्लॉक को पुश करेगा, वो तो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ये ब्लॉक को मूव कौन कराएगा, mg sin थीटा मूव कराएगा। दैट मींस जो ब्लॉक को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है दैट इज F इज इक्वल टू mg sin थीटा और इज इक्वल टू ma, mm कैंसिल आउट। दैट मींस acceleration which is responsible to motion of block on an inclined plane is g sin theta. That means कि ये ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा g sin 60 से। इसका एक्सेलरेशन में g नहीं बता सकता, इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा, यहाँ पे थीटा 30 है तो ये g sin 30। तब अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सर यहाँ पे जो व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन बताया है, तो वर्टिकल है ये भी जी, ये भी जी, जी माइनस जी, जीरो आंसर नहीं आएगा। अब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये ए ब्लॉक को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन वो जी नहीं है, जी साइन थीटा है, जी साइन थीटा है। और जो रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन है उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। क्या ये जी साइन 60 वर्टिकल है? नहीं सर, वो तो प्लेन के पैरेलल है। क्या ये जी साइन 30 वर्टिकल है? नहीं सर, वो तो प्लेन के पैरेलल है। ये जी साइन थीटा है ना, उसका वर्टिकल हमको बताना है, रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो कभी भी इंक्लाइन प्लेन पे ये जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ब्लॉक को मूव कराने के लिए, जी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट दिखते हैं। चलिए सर, तो क्या करना है,
सिंपल यार। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ऐसे हमको इतना मैथ्स हमको मालूम होना चाहिए, इतना मैथ्स। देखो ये बच्चों ऐसे देखो, ये 60 है, यहाँ पे देखना मैथ्स है, ये 60 होगा तो ये सारा 60 नहीं होगा। देखो ऐसे ऐसे, ये अगर 60 है तो ये 60 होगा। यस सर डेफिनेटली, ये 60 है तो ये 60 होगा। ये जी साइन 60 है। ये सर ये फोर्स क्या है? ये फोर्स तो जो आपकी इंक्लाइन प्लेन है उसको पैरेलल ही है। ये फोर्स बेसिकली इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल ही होगा। ऐसे ये 60 होगा तो ये जी साइन 60, इसका नियरेस्ट कंपोनेंट होगा जी साइन 60 कॉस 60। सर ये कैसे लाए आप? देखो आप एक काम कीजिए, जी साइन 60 को कुछ एज्यूम कर डालो, ये जी डैश है तो क्या ये जी डैश है तो ये थीटे का नियरेस्ट कंपोनेंट है वो जी डैश कॉस 60, और ये होगा बच्चों, ये जो होगा दैट इज जी डैश साइन 60। मगर जी डैश साइन 60, मगर जी डैश की जगह क्या लिखना है? जी साइन 60। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने जो बताया है इसको हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे, दैट इज जी साइन स्क्वायर 60। ये जी साइन 60 जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है उसके पैरेलल एक्सेलरेशन था, उसका ये कंपोनेंट जी साइन 60 कॉन 60, और ये हो गया जी साइन 60 साइन 60 जी साइन स्क्वायर 60। वैसे यहाँ पे देखो ऐसे, ये 30 है तो ये 30 होगा। अगर ये कोई भी आप जी डैश एज्यूम कर लो तो थीटा का नियरेस्ट कंपोनेंट जी डैश कॉस थीटा, जी डैश की जगह जी साइन 30 इंटू कॉस 30, और ये जी डैश साइन थीटा, जी डैश की जगह जी साइन 30 लिखो तो जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ए और बी में वर्टिकल में देखिए अब हमको ठीक है सर, ये क्लियर हो रहा है कि हमको रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये सही है, चलिए ये भी वर्टिकल ये भी वर्टिकल, अब ठीक है सर। तो ए का वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है? ए का वर्टिकल एक्सेलरेशन है जी साइन स्क्वायर 60 और इसका है जी साइन स्क्वायर 30। मैं जी को कॉमन ले लूं तो जी साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 हम लिख पाएंगे। यस सर, जी एज इट इज। साइन 60 होगा √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 माइनस साइन 30 होगा 1/2 उसका स्क्वायर 1/4। दैट मीन्स बच्चों 3 माइनस 1 2/4, तो यहाँ पे 2/4 दैट मीन्स 1/2 g/2 बच्चों, g 9.8 लिखो, सो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4.9 इन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? डेफिनेटली वर्टिकल, डी। क्या क्लियर हुआ सबको? श्योर? ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने g माइनस जी जीरो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ब्लॉक को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन g है ही नहीं, g साइन थीटा है, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमको फाइंड करना है। जो g साइन थीटा था उसका वर्टिकल कंपोनेंट मैंने लिया, यहाँ पे जो g साइन थीटा था उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर? वडोदरा पाइली? ओके फाइन। वलसाड? ओके डन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों यहाँ पे जीरो आंसर टिक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट है सर। आपने तो 10 मिनट्स ले ली, मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। मगर अगर किसी बच्चे को क्लियर है कि इंक्लाइन प्लेन के उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा, ओके जी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल पूछे तो जी साइन 60 कॉस 60, यहाँ पे बच्चों कॉस थीटा की जगह कॉस 60 डिग्री होगा, तो जी साइन 60 कॉस 60 लिखो, और जी साइन 30 कॉस 30 लिखो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिलेटिव हो गया। वर्टिकल पूछा जाए तो ये जी साइन स्क्वायर 60, ये जी साइन स्क्वायर 30, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो जी साइन थीटा है। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो डी। ओके, यहां से देखिए 68 क्वेश्चन और ये जेई एडवांस 2006 का क्वेश्चन, मगर इसके लिए पहले हमको कुछ थियरी देखनी पड़ेगी, तो हम थियरी डिस्कस करते हैं। दैट इज दी टेंशन in a spring, tension in a spring।
ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ भी है बच्चों कि ऐसे ये सपोर्ट है, ये स्मूथ सरफेस है, ऐसे कोई एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है बच्चों, इसकी नेचुरल लेंथ है, दैट इज L0। लेट्स एज्यूम इस लेंथ को हम L0 बताएंगे। ये नेचुरल लेंथ पे है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब बच्चों यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे ये आइडियल स्प्रिंग है। जब भी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये आइडियल स्प्रिंग के लिए। आइडियल स्प्रिंग का मीनिंग होगा बच्चों ये मासलेस है, दैट मीन्स उसका अपना खुद का कोई वेट नहीं है, मास नहीं है, मासलेस है। अब बच्चों यहाँ पे मैं अगर राइटवर्ड फोर्स एग्जर्ट करूंगा, ऐसे राइटवर्ड अगर मैं फोर्स एग्जर्ट करूंगा तो ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आपको मिलेगा, ये स्प्रिंग में आपको एक्सटेंशन दिखाई देगा ऐसे। ये एक्स स्प्रिंग एक्सटेंड हुई आपके एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो क्या होएगा कि ये स्प्रिंग, आपको मालूम ही है कि अगर आप स्प्रिंग के एक एंड को ऐसा पुल करते हो तो वो स्प्रिंग आप पे फोर्स एक्सर्ट करती है। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे रहना चाहेगी। तो ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये अपनी नेचुरल लेंथ वाले स्टेट को अचीव करने के लिए आपके सामने एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट इज योर टेंशन फोर्स। स्प्रिंग क्या कर सकती है बच्चों? पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है। यहाँ पे वो पुल करने का काम करेगी। और टेंशन जो होगा वो स्प्रिंग में, आइडियल स्प्रिंग में सेम होगा, स्प्रिंग के दोनों एंड पे सेम टेंशन, सेम मैग्नीट्यूड के, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे ऐसे टेंशन होगा। और हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि ये जो टेंशन है ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स बोलो या टेंशन बोलो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। टेंशन जो होगा वो जो भी यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी, तब हमको यहाँ पे कांस्टेंट लिख पाएंगे T इज इक्वल टू माइनस KX। हमने वो भी डिस्कस किया था बच्चों की, ये जो K है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। स्प्रिंग कैसी है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि K कितना है। और वो भी हमने बताया था कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। ये मैं आगे प्रूव भी करने वाला हूं कि जो आपका स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, वो नेचुरल लेंथ, बेसिकली यहाँ पे अगर नेचुरल लेंथ L0 है तो वो नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी ये स्प्रिंग क्या करना ट्राई करेगी कि वो ये जो सपोर्ट है उसको भी पुल कर रहा है। फिर ऐसे ही बच्चों फिर से ये सपोर्ट है। अब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, ऐसे स्प्रिंग को ऐसे हमने अब एक्स कंप्रेस किया है। तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट को अचीव करने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स ऐसे है तो वो हमको पुश करेगी। आपने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया ना, वो आपको पुश करेगी, ऐसे ऐसे टेंशन फोर्स आएगा यहाँ पे। और टेंशन जो होगा वो बोथ द स्प्रिंग, सॉरी स्प्रिंग के बोथ द एंड पे सेम मैग्नीट्यूड के एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे। ठीक, ये हमने डिस्कस किया था बच्चों। अब यहां से आगे स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड सेकंड जो है दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ऐसे दो टॉपिक है। आपको क्या करना है, आज में जो नोट है ना उसमें एक पेज आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि आज ये मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि वरना क्या होगा कि जो हमारा लेक्चर का आज का कंटेंट है वो बाकी रह जाएगा। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे रख के आपको बता दूंगा, नोट्स में ऐड ऑन करना है। बेसिकली ये SHM के चैप्टर में ऑसिलेशन में जिस भी सेंटर पे ऑसिलेशन चल रहा होगा या खत्म हो गया होगा, वहां पे या तो आपने पढ़ लिया होगा या फिर आप पढ़ोगे, मगर मुझे यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है तो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग।
अब हम बच्चों ये स्प्रिंग के साथ नॉट एड ऑन। सर आप आज ये स्प्रिंग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि स्प्रिंग के रिगार्डिंग हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसलिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट नॉट मैं डिस्कस करता हूं यहां पे। आपको एक पेज छोड़ना है खाली, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें बच्चों फर्स्ट कि ऐसे आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है बच्चों, बेसिकली ये स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग कैसी है? टाइट स्ट्रिंग है या टॉट है। दैट मीन्स इसमें टेंशन है। सर टेंशन कब आएगा? आपने तो बताया था कि जब एम मास का ब्लॉक हैंग करेगा तब टेंशन आएगा। करेक्ट। आप एज्यूम कीजिए ऐसे कोई स्ट्रिंग अगर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पड़ी होगी तो उसमें टेंशन कभी हो ही नहीं सकता। एग्री विथ यू। डेफिनेटली इसको यहां से कोई पुल करेगा तभी टेंशन होगा। आपको ये एज्यूम करना है, ये कोई फिजिकल केस नहीं है, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है और ये टॉट है या टाइट है, इसमें टेंशन है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही, इसमें टेंशन है। और आपने सीजर से ये जो स्ट्रिंग है इसको कट किया है, ऐसे आपने इसको ऐसे यहां से कट किया, कट। तो जब आपने कट किया ना, उसी टाइम इस स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी। सो स्ट्रिंग के केस में आप स्ट्रिंग को कट करते हो, ये कट किया है मैंने, स्ट्रिंग में पहले टेंशन था, स्ट्रिंग टाइट या टॉट, दैट मींस उसमें कुछ टेंशन था, और आपने स्ट्रिंग को कट किया। सो आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, after cutting the string, tension became 0 instantaneously. उसमें टेंशन इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगा, क्विक। जैसे ही आपने कट किया, टेंशन बिकेम 0। सो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, हमको मालूम भी है क्योंकि वो स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी, तो आफ्टर ये कट किया तो दैट मींस टेंशन 0 होगा, या आप ऐसे बोलो कि वो सेलेक्ट कर जाएगी। ओके सर, ये बात ठीक है, वो ये तो हमको समझ में भी आ रही है कि अगर स्ट्रिंग कोई खींची हुई है, उसमें टेंशन है और आप स्ट्रिंग को कट करते हो तो टेंशन 0 हो जाएगा। सर स्प्रिंग होगा तो क्या होगा? सर स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों होगा तो क्या होगा? वो सब केस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन। अब सेकंड डिस्कस करते हैं। ये बच्चों आइडियल स्ट्रिंग थी, जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये सब आइडियल के लिए है। ये बच्चों आइडियल स्ट्रिंग थी आपकी। अब सेकंड पॉइंट जिसमें मैं आइडियल स्प्रिंग कंसीडर कर रहा हूं। अब देखना आप यहां पे, ये बच्चों ऐसे कोई ये सपोर्ट है, बेसिकली ये सपोर्ट है। ओके, ये पहले ऐसे स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और ये भी बच्चों आइडियल स्प्रिंग है। अब सब सुनना मेरी बात, आइडियल स्प्रिंग है, दैट मींस ये स्प्रिंग मासलेस है। अगर ये स्प्रिंग आइडियल ना होती तो अपने खुद के वेट की वजह से ये एक्सटेंड हो जाती। हमको ऐसी स्प्रिंग पढ़नी है जो आइडियल है, मासलेस है। तो यहां पे इसकी नेचुरल लेंथ L0 रहेगी, इसकी नेचुरल लेंथ है दैट रिमेन L0। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग के जो फ्री एंड है वहां पे एम मैस के ब्लॉक को हैंग करूंगा ऐसे। ये वही स्ट्रिंग है, मैंने ब्लॉक को हैंग किया, उसकी वजह से ये स्ट्रिंग में कुछ एक्सटेंशन मिला हमको, क्योंकि
ये कैपिटल एम के ब्लॉक पे mg फोर्स डाउनवर्ड एग्जर्ट होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। आप ऐसे भी समझो यहाँ पे कि ये अगर इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ पे L0 थी, ये इसकी नेचुरल लेंथ L0 थी, तो यहाँ पे ये देखिए कि ये भी नेचुरल लेंथ L0 थी, x जितना उसमें एक्सटेंशन आया, तो यहाँ पे आपका टेंशन या रिस्टोरिंग फोर्स आप जो भी लिखो कि x हो गया, डाउनवर्ड तो mg था ही, मगर यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में अगर हम डिस्कस करें तो इक्विलिब्रियम में हम लिख पाएंगे बच्चों कि x इज इक्वल टू mg। बेसिकली ऐसे यस ओके 1 मिनट चलिए। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली आइडियल स्प्रिंग थी आपकी, मास नहीं था। अगर मास होता तो अपने वेट की वजह से वो एक्सटेंड हो गया होगा। ये बच्चों मासलेस स्प्रिंग थी, मैंने m मास का ब्लॉक यहाँ पे हैंग किया तो mg फोर्स आया, तो उसकी वजह से x जितना एक्सटेंशन हुआ और इक्विलिब्रियम स्टेट में t इज इक्वल टू kx और kx इज इक्वल टू mg में लिख पाऊंगा। एक बात आप सुनना मेरी केयरफुली, यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ से जब हमने इसको हैंग किया ना, तो मैं इसको स्लोली लेके नीचे तक आया, ऐसे इसको हैंग करके छोड़ नहीं दिया है। आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे तो वहां पे 2 केस आएंगे कि कब आपको kx इज इक्वल टू mg करना है और कब mgh इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर करना है। तो आपको केयरफुली सुनना है कि मैंने kx इज इक्वल टू mg यहाँ पे बताया है, उस टाइम पे मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि मैंने ये ब्लॉक को ऐसे यहां से हैंग करके छोड़ नहीं दिया है, इसको स्लोली स्लोली पकड़ के इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाया, राइट? तभी आप लिख पाओगे ऑलवेज डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स बैलेंस था, kx इज इक्वल टू mg। सर अब क्या, अब हम इस स्प्रिंग को ऐसे यहां से कट कर रहे हैं, ऐसे हमने इसको कट किया है, यहां से कटिंग दी स्प्रिंग, आफ्टर कटिंग कट कर रहा हूं स्प्रिंग को भी, मासलेस स्प्रिंग को कट कर रहा हूं। सर तो क्या होगा, अब देखिए यहां पे भी बच्चों जब आप स्प्रिंग को कट करेंगे इसमें भी टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगा। सो मैं वही लिख रहा हूं आफ्टर, क्यों वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मगर फिर पहले आप लिख लो आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग टेंशन T became zero instantaneously। दैट मीन्स या स्प्रिंग हो और स्ट्रिंग हो, दोनों में से किसी को भी आप कट करोगे उसमें टेंशन इंस्टेंटेनियसली जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग या स्प्रिंग टेंशन बिकेम जीरो। सर कैसे, अब आप समझाओ। यहां पे देखिए मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये टेंशन जीरो क्यों हुआ। ऐसे ही बच्चों यहां पे आपका सपोर्ट था, फिर यहां पे ऐसे स्प्रिंग थी, आपने यहां से स्प्रिंग को ऐसे कट किया, तो जब मैंने स्प्रिंग को कट किया देखो उस टाइम पे क्या था, इस स्ट्रिंग पे यहाँ पे कुछ ना कुछ मास था पहले बच्चों ऐसे F इज इक्वल टू एम ए, तो मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख पाऊंगा क्या, A इज इक्वल टू टी बाय एम। F इज इक्वल टू एम है, फोर्स की जगह आप टेंशन ही लिखो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी बाय एम। जहां से आपने यहां से कट किया, अगर यहां से कट किया बिफोर कटिंग द स्प्रिंग मास था, बिफोर कटिंग द स्प्रिंग मास था। सर पहले तो आपने ये स्प्रिंग को मासलेस बताया, अरे ये मास में बता रहा हूं, ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास था पहले। जब मैंने स्प्रिंग को कट किया सो दैट एम बिकेम जीरो, सडनली मास जीरो हो गया, क्योंकि जो मास था वो तो वहां से चला गया, स्प्रिंग का खुद का तो कोई मास था ही नहीं, तो मास सडनली बिकम जीरो, मास टेंड्स टू जीरो। और आप बोल सकते हो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन टेंड्स टू इनफाइनाइट,
and acceleration tends to infinite, that means change in velocity tends to infinite. That means कि जो ये मास था जिसकी वजह से स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया हुआ था और एक्सटेंशन की वजह से टेंशन था, वही मैंने लास्ट में आपको बताया कि एक्सटेंशन है इसलिए टेंशन है, एक्सटेंशन नहीं है तो टेंशन नहीं है। जैसे ही आपने स्प्रिंग को कट किया, मास बिकेम जीरो इंस्टेंटेनियसली, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट चला गया। एक्सेलरेशन का इनफाइनाइट होना दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी का इनफाइनाइट हुआ। दैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज इतना फास्ट हुआ, इतना क्विक हुआ कि ये स्प्रिंग ने अपनी नेचुरल स्टेट इंस्टेंटली अचीव कर ली। दैट मीन्स एक्सटेंशन खत्म हो गया, दैट मीन्स टेंशन खत्म हो गया, टेंशन जीरो हो गया। तो जब भी आप स्ट्रिंग को कट करते हो या स्प्रिंग को कट करते हो, तो स्प्रिंग को जैसे ही कट किया, मास टेंड्स टू जीरो, एक्सेलरेशन बिकम टेंड्स टू इनफाइनाइट, और वेलोसिटी में इतना फास्ट चेंज हुआ कि इंस्टेंटेनियसली आपका टेंशन जीरो हो गया। क्यों टेंशन जीरो हो गया? क्योंकि एक्सटेंशन खत्म हो गया। स्ट्रिंग में टेंशन एक्सटेंशन की वजह से नहीं था, मगर स्प्रिंग में टेंशन जो आएगा वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन की वजह से ही आएगा ना। तो यहां पे एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो गया, चेंज इन वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई, तो फटाफट ये स्प्रिंग ने अपनी नेचुरल स्टेट अचीव कर ली, टेंशन खत्म हो गया। तो यहां पे जो कॉमन पॉइंट है वो ये है बच्चों कि इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बोथ, फिर से इफ वी कट string or spring, if we cut string or spring, then tension becomes zero instantaneously in both of them. Tension becomes zero instantaneously, ऐसा मैं लिख रहा हूं, became zero instantaneously. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो स्प्रिंग हो स्ट्रिंग हो कुछ भी हो। अब दोनों को मैं साथ में लेके क्वेश्चन आपको बताता हूं, जो हमारा एडवांस का पीवाईक्यू भी है और नीट का भी पीवाईक्यू है। अगर अकेली स्ट्रिंग होगी, अकेली स्प्रिंग होगी, आप कट करोगे, टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो हो गई। इसका ये भी मीनिंग है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग और स्ट्रिंग टेंशन बिकम जीरो। इसका दूसरी लैंग्वेज ऐसे बताएंगे, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग और स्ट्रिंग, जो भी हो। यहां तक क्लियर सबको? श्योर? ओके फाइन। अब देखो मैं एग्जाम्पल के साथ अब पीवाईक्यू ही स्टार्ट कर रहा हूं। देखो यहां पे ये हमारा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पहले ये सपोर्ट है बेसिकली, यहां पे बच्चों ये आपकी आइडियल स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये आइडियल स्प्रिंग है। यहां पे एम मास का ब्लॉक है, फिर आइडियल स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग, और फिर सेम मास का ब्लॉक है। स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग बोथ आर आइडियल, स्प्रिंग and string both are ideal. Okay. अब क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइन फर्स्ट टेंशन इन स्प्रिंग and string initially, spring and string initially.
इनिशियली हमको टेंशन फाइंड करना है, एंड सेकंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, acceleration of both block just after cutting the string, just after cutting string. मैं यहाँ को स्ट्रिंग को ही कट करने वाला हूं, यहाँ पे दोनों साथ में है। आप देखो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वहां पे या तो स्ट्रिंग थी या तो स्प्रिंग थी, यहाँ पे दोनों साथ में है। मैं ये स्ट्रिंग को कनेक्ट करने वाला हूं, तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग मुझे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, जस्ट आफ्टर, दैट मीन्स इंस्टेंट पे, वही इंस्टेंट पे जब हमने स्ट्रिंग को कट किया है। ये स्ट्रिंग को मैं ऐसे कट करने वाला हूं, मगर पहले हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग इनिशियली। तो इनिशियली क्या होगा बच्चों, देखो ये m मास का ब्लॉक है तो डेफिनेटली अर्थ उसको अपनी और पुल करेगी mg से, तो यहाँ पे बच्चों ऐसे टेंशन होगा, यस सर, ओके, यहाँ पे भी टेंशन होगा, आइडियल है तो टेंशन सेम रहेगा। ये स्मॉल m मास का ब्लॉक है तो यहाँ पे mg डाउनवर्ड होगा, और mg और टेंशन की वजह से ये स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन की वजह से वहां पे भी टेंशन होगा, दैट इज t डैश इज इक्वल टू kx। तो इनिशियली हमको निकालना हो, फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है टेंशन निकालना हो, टेंशन इन स्प्रिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या होगा बच्चों, स्मॉल m मास का ब्लॉक है, इसको आप यहाँ पे स्टेशनरी, ये तो इक्विलिब्रियम में ही, सर ये क्यों इक्विलिब्रियम, अरे ये कोई सिस्टम ना तो कोई लिफ्ट में है ना ये मूव कर रही है, इक्विलिब्रियम में ही है। तो देखो आप mg डाउनवर्ड है, t अपवर्ड है, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ गया t इज इक्वल टू mg। स्ट्रिंग में जो टेंशन था उसको मैंने t बताया है, और स्प्रिंग में जो था उसको मैंने t डैश बताया है। ठीक है, फिर से ये m मास का ब्लॉक, इस पे डाउनवर्ड mg था, ओके सर, टेंशन जो स्प्रिंग की वजह से ये ब्लॉक पर डाउनवर्ड टेंशन था, ओके, और स्प्रिंग की वजह से टी डैश था, ओके। ये इक्विलिब्रियम में, सर वो कैसे, वो बताओ, अरे ये मूव तो कर नहीं रहा। स्टार्टिंग में डेफिनेटली ये एमजी और टेंशन की वजह से स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा, मगर उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों। इक्विलिब्रियम में है तो टी डैश इज इक्वल टू mg प्लस टी, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, टी की जगह mg पुट कीजिए, सो टी डैश इज इक्वल टू 2mg होगा। तो देखो आप टेंशन इन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, स्प्रिंग में बच्चों 2mg और स्ट्रिंग में बच्चों mg, मिल गया हमको। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट वो अच्छा है कि मैं ये स्प्रिंग को कट कर रहा हूं, मैंने ये जो हमारी स्ट्रिंग है स्प्रिंग को कट नहीं किया है, स्ट्रिंग को कट किया है, ऐसे यहां से मैंने इसको कट किया। तो कट करने के जस्ट आफ्टर वो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो गया होगा, दैट मीन्स ये केस मैं ऐसे ड्रॉ करूं कि यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका सपोर्ट था, पहले ये स्प्रिंग थी, ये एम मास का ब्लॉक यहाँ पे था, ये स्ट्रिंग थी, यहाँ पे ये एम मास का ब्लॉक था, यहाँ पे ऐसे एम जी डाउनवर्ड था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे एम जी था, और यहाँ पे टी डैश था। अब आपने ये स्प्रिंग को कट किया हुआ है, ऐसे इसको कट किया तो टेंशन जीरो, तो ये ब्लॉक तो क्या करेगा, ये ब्लॉक फ्री फॉल करने लगेगा, इसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड, क्योंकि वही बताया ना, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट किया यहां से, ये जो डाउनवर्ड ब्लॉक है एम मास का, 2 एम मास का है, मगर ये जो नीचे वाला ब्लॉक है वो तो फ्री फॉल करेगा। सो ये एम मास का ब्लॉक, सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम इज इक्वल टू जी, वो फ्री फॉल करेगा, डायरेक्शन कहां पे होगी, जी डाउनवर्ड, और वो बच्चों फ्री फॉल करने लगेगा, ओके।
जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, क्योंकि ये फ्री फॉल करेगा। मगर अब हमको यहाँ पे बच्चों देखिए, ये अगर फर्स्ट ब्लॉक है, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम दैट इज सेकंड वाला जो ब्लॉक है वो फ्री फॉल करने लगेगा। अब फर्स्ट में देखते हैं, अब यही समझने की बात है। सर आपने तो बताया था ना कि जब भी हम स्ट्रिंग या स्प्रिंग को कट करते हैं एक्सेलरेशन 0 हो गया होगा, मगर वो तो इंडिविजुअल थी। यहाँ पे आपने स्ट्रिंग को कट किया तो टेंशन 0 हो गया डेफिनेटली, तो ये ब्लॉक सेपरेट हो गया, फ्री फॉल करने लगा। मगर ये जो एम मास का ब्लॉक है उसमें टेंशन इंस्टेंटेनियसली चेंज ही नहीं होगा। सर क्या 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 बताया आपने? देखो मैंने ये बताया कि ये ब्लॉक का आप एफबीडी देखो, अब एम मास का ब्लॉक है, अपर टेंशन क्या थी? टी डैश थी। टी डैश कितनी थी सर? टी डैश थी mg प्लस टी था सर, दैट मीन्स टोटल 2mg थी। सही बात है, डाउनवर्ड mg था, ये रहा सर, डाउनवर्ड टेंशन भी था, बट अब वो 0 हो चुका है सर। क्यों 0 हो चुका है? क्योंकि मैंने ये टेंशन जिसकी वजह से था, स्ट्रिंग की वजह से, उसको मैंने कट कर दिया है, तो टेंशन 0 हो गई। तो मैं यहाँ पे अब ऐसा आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो एम मास का ब्लॉक है उस पे अपवर्ड फोर्स 2mg और डाउनवर्ड mg। सर 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 ये t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे भी t 0 पुट कीजिए। नहीं, वही मेरा कॉन्सेप्ट है कि बच्चों स्प्रिंग में टेंशन इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। सर एक बार तो आपने बताया था कि कट करोगे तो टेंशन 0 हो जाएगा, यहां पे नहीं बोल रहे हो, तो करना क्या है? क्लियर करो हमको। वहां पे सिर्फ स्प्रिंग थी और स्प्रिंग को मैंने कट किया था। क्या यहां पे मैंने स्प्रिंग को कट किया? नहीं, मैंने स्ट्रिंग को कट किया, और स्ट्रिंग को कट किया तो उसमें टेंशन इंस्टेंटेनियसली 0 हो गया। और यहां पे स्प्रिंग में टेंशन को चेंज होने के लिए टाइम लगेगा कुछ ना कुछ, तो यहां पे अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स कम है, तो ये ब्लॉक अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा। और यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम, दैट इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से ए इज इक्वल टू जी आ गया आपको अपवर्ड। मगर सर फिर से हमको वही डाउट, ये तो सर 0 हो गया है। मैं वही बताता हूं और प्रूव भी करके देता हूं कि ये टेंशन को 0 होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि स्प्रिंग में टेंशन 0 नहीं होगा, मैंने ऐसा बताया है कि टेंशन को 0 होने के लिए, स्प्रिंग में टेंशन को चेंज होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। क्यों सर? देखो देखो, अब देखो यहां पे आपने ये स्ट्रिंग कट कर दी, सही बात है, तो डाउनवर्ड mg और t टेंशन 0 हुआ, टेंशन 0 हुआ दैट मींस डाउनवर्ड फोर्स कम हुआ, डाउनवर्ड फोर्स कम हुआ तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। मगर उसके लिए टाइम तो लगेगा ना, कि ये एक्सटेंशन पहले सपोज 2 सेंटीमीटर था, अब घट के वो 1 सेंटीमीटर होगा, वो एक्सटेंशन को कम होने के लिए टाइम तो लगेगा ना। पहले डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा था, अब घट के कम हो गया, नो प्रॉब्लम। अब डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया तो एक्सटेंशन भी कम हो जाएगा, मगर उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। और मैंने एक्सीलरेशन कहां पे पूछा है? जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, तो ये टेंशन चेंज डेफिनेटली होगा, ये टी डैश 2mg नहीं रहने वाला ऑलवेज, ये चेंज होगा, मगर उसके लिए टाइम लगेगा। और मैंने कब पूछा है? जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, तो उसके उस टाइम पे तो ये टी डैश 2mg होगा और एक्सीलरेशन अपवर्ड ही आएगा आपके पास। सर ये सब आपने पता है, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो बच्चों कि आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग ये ब्लॉक अपवर्ड ही क्यों मूव करेगा, उसका एक्सीलरेशन अपवर्ड ही क्यों आएगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स इंक्रीज हो गया। क्लियर हुआ आप सबको ये बात? श्योर? अगर मैंने जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ये नहीं बताया होता तब आप ये नहीं बोल सकते कि एक्सीलरेशन अपवर्ड होगा, क्योंकि फिर किस टाइम पे बताया है उस टाइम पे टेंशन लिखना पड़ेगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं हम,
जेई एडवांस का पीवाईक्यू, ये नीट का होमवर्क में है। ये क्वेश्चन आप देखो, अब ये एग्जांपल नंबर 2 है, आपको भी इसको नोट्स में ऐड करना है तो कर सकते हो। द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास m और 2m, यहाँ पे m और 2m है। The string between blocks of mass m and 2m is massless and inextensible. Okay, massless भी है, inextensible भी है। The system is suspended by a massless spring. Okay, spring भी massless, string भी massless. If the string is cut, find the magnitude, बच्चों डायरेक्शन नहीं, magnitudes of the acceleration of mass 2m and m. देखो सुनो मेरी बात, immediately after cutting, ये कंडीशन होनी चाहिए, होगी ही, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग। देखो तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, है केस क्या कि ये बच्चों आपकी स्प्रिंग है, यहाँ पे 2m मास का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे m मास का ब्लॉक है। यहाँ पे अब आप देखो तो पहले mg डाउनवर्ड था, उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आया, ये टेंशन ही हुआ। यहाँ पे 2mg डाउनवर्ड था, यहाँ पे बच्चों टेंशन टी डैश हुआ, कुछ ना कुछ एक्सटेंशन हुआ। ओके सर, इनिशियली ये स्टेशनरी में था, तो हम बच्चों लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg, ये हमको पूछा नहीं गया है, T इज इक्वल टू mg होगा, और T डैश कितना होगा बच्चों, T डैश इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट मीन्स 2mg प्लस T, ये इक्विलिब्रियम में है। सर ये क्या बताया, हमको लेना है ना, ये भी इक्विलिब्रियम में, तो T इज इक्वल टू mg अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो T डैश इज इक्वल टू 3mg होगा। ओके सर, अब क्या बताया गया है, इफ द स्ट्रिंग इज कट, चलिए ये स्ट्रिंग को कट कीजिए, ये स्ट्रिंग को हमने ऐसे कट किया तो ये ब्लॉक तो क्या कर जाएगा, फ्री फॉल। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, ये बच्चों g ही होगा। डाउनवर्ड हमको डायरेक्शन नहीं बतानी, हमको तो मैग्नीट्यूड ही बताना है, फिर भी डाउनवर्ड है और ये फ्री फॉल करेगा। ओके, अब हमको 2m के लिए एक्सेलरेशन लिखना है, 2m के लिए जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग ये टेंशन नहीं चेंज होगा। डेफिनेटली अगर मैं 2m का एबिलिटी ड्रॉ करूं तो डाउनवर्ड 2mg होगा। स्ट्रिंग को हमने कट कर लिया है और कट करने के जस्ट बाद भी टेंशन इन स्प्रिंग जीरो ही होगा, वो मैंने आपको पढ़ाया है। मगर जो अपवर्ड टेंशन है दैट इज टी डैश इज इक्वल टू 3mg, उसको चेंज होने के लिए टाइम लगेगा। दैट्स वाई 2m मास के ब्लॉक पे अपवर्ड ज्यादा फोर्स है, डाउनवर्ड कम फोर्स है, तो दैट्स वाई वो अपवर्ड एक्सेलरेट होगा। यहाँ पे हुआ लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, और अनबैलेंस फोर्सेस के लिए सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए और इज इक्वल टू एम ए। मगर आप अप्लाई कर रहे हो 2m मास के ब्लॉक के लिए, सो 2m इंटू ए, तो यहाँ पे बच्चों 3mg माइनस mg, mg इज इक्वल टू 2ma, mm कैंसल आउट, तो आपका एक्सेलरेशन हुआ g/2 अपवर्ड डायरेक्शन में। सो आपको कौन सा पूछा गया है, यस 2m मास का एक्सेलरेशन g/2 और m का g/2 एंड g c। क्लियर हुआ, श्योर? तो ये क्वेश्चन के लिए अभी तक जो हमने थियरी डिजाइन की, जो थियरी हमने डिस्कस की, वो ये क्वेश्चन के लिए थी बेसिकली। तो आपको नोट्स में भी अगर एड ऑन करना है ना कि इफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बोथ आर प्रेजेंट एंड देन इफ वी कट स्प्रिंग टेंशन बिकम्स जीरो इंस्टेंटेनियसली इन द स्ट्रिंग, बट स्प्रिंग में जो टेंशन होगा उसको चेंज करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। क्लैरिटी आ रही है? ये नोट्स को आपको एड ऑन करना है। अब आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग tension became zero in a spring, but after some time, yeah, tension may change, the tension may change in a spring,
बट आफ्टर सम टाइम उसमें टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होगा। सर ये क्यों लिखा रहे हो, क्या होगा आफ्टर 1.5 ईयर, जब आप रिवाइज करोगे तब आपको कोई डाउट होगा कि सर आपने एक बार तो लिखा था कि टेंशन जीरो हो गया, स्प्रिंग कट करोगे तो टेंशन जीरो, और यहां पे नहीं कर रहे हो आप टेंशन जीरो, यहां पे तो आपने 3 mg रखा है, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए अगर ये नोट को आप लिख रहे हो तो ये अच्छा है आपके लिए। ये नीट 2017 का PYQ भी देखिए, 2 block A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. Massless and inextensible string. The wall system is suspended by a massless spring. फिर से as shown in figure. The magnitude of acceleration A and B immediately after the string is cut. Immediately. Yeah, just after cutting the string. Yes, बताओ आर्या। क्या यस, तो दोनों जी से ही फिर तो वो फ्री फॉल हो गया ना, ठीक है, फिर तो उसका कोई ऐसे क्वेश्चन, ये आप ऐसे बोल रहे हो ना, ऐसे यहां से कट करना है, सॉरी यहाँ पे स्प्रिंग, इसको यहाँ से स्प्रिंग से कट करे तो ओके, ये स्प्रिंग से कट करोगे तो ये तो फ्री फॉल कर जाएगा, वो पक्का है, और स्प्रिंग को कट किया तो स्प्रिंग में भी टेंशन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, मगर स्ट्रिंग में टेंशन को चेंज होने के लिए वहां पे भी टाइम लगेगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि टेंशन तो होगा ही ना, ये ब्लॉक है एम मास का, तो यहाँ पे एम जी तो होगा ही, फिर से ये टेंशन ये जीरो हो गया, यहाँ पे तो ये रहेगा ही, और वहां पे एसलेरेशन नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग में जो स्ट्रिंग में जो टेंशन आपको मिला वो एक्सटेंशन की वजह से नहीं था, मगर स्प्रिंग में जो टेंशन मिला वो एक्सटेंशन की वजह से था, ठीक है, तो वहां पे बी फ्री फॉल कर जाएगा, ये रेस्ट पे ही रहेगा। चलिए, ये माइनस क्यों आया, ऐसा नहीं देखना है उसको, अपवर्ड मोशन को डाउनवर्ड को प्लस लिया, अपवर्ड को नेगेटिव लिया, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड, हमको मालूम ही अपवर्ड है वो। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अब, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बताया गया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 300 kg इज सेट इनटू मोशन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनलेस पुली, बच्चों frictionless pulley and rope system as shown in figure, frictionless pulley and rope, okay, what horizontal force F should be applied to produce in the block an acceleration of 1 meter per second square, हमको ये ब्लॉक में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए ये फोर्स क्या होना चाहिए। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताया गया, ये जो पुली है जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है with the help of frictionless pulley and rope system, okay, तो यहाँ पे ये F है, तो यहाँ पे ये F ही होगा ना, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग होगी, तो डेफिनेटली बच्चों आपका टेंशन बोलो या फोर्स बोलो सेम ही रहने वाला है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये पुली मूवेबल पुली है बच्चों, आपका बहुत सारे क्वेश्चन इससे डिजाइन हो सकते हैं मूवेबल पुली से, ये मूवेबल पुली सिस्टम है, मगर जो पुली है वो आपको गिवन है massless and frictionless। सर ये ब्लॉक को आगे कौन लाएगा, उस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो, यहां पे F है तो यहां पे भी F ही हुआ, अब ये पुली मासलेस है, अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस पुली के लिए अप्लाई करूं तो सिग्मा F इज इक्वल टू M होगा, सर सही बात है,
मगर सुनना मेरी बात, मूवेबल पुली के लिए, जो भी मूवेबल पुली है, मास 0 है, सो 0 इंटू ए, वो 0 होगा। दैट मीन्स मासलेस पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और मासलेस पुली पे नेट फोर्स 0 होने का मीनिंग, अगर लेफ्टवर्ड 2F फोर्स है तो ये राइटवर्ड भी 2F ही होना चाहिए, और यहाँ पे ये 2F ही होना चाहिए। तो ये ब्लॉक को मूव कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो 2F फोर्स है। 2F इज इक्वल टू ma, इसका मास है 300, एक्सेलरेशन है 1, तो आपका फोर्स होगा 150 न्यूटन ए। फिनिश। ए यहाँ पे ये 2F था, तो ये 2F मैंने कैसे लिखा मालूम हुआ आपको? पुली कैसी है ये गिवन है, दैट पुली फ्रिक्शनलेस, sorry, horizontal surface with the help of frictionless pulley and a rope system as shown in the figure. F should be applied to produce block, and ये आइडियल पुली है बच्चों। बेसिकली आपको कैसी पुली लेनी है? आइडियल पुली। आइडियल है, आइडियल पुली का मीनिंग है वो मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है। ये पुली आपकी मासलेस है, इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मगर मास है नहीं, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। दैट मींस पुली पे जितना लेफ्टवर्ड फोर्स है उतना ही राइटवर्ड फोर्स होगा। तो यहाँ पे 2F, तो यहाँ पे भी 2F, दैट मींस ये 2F ये ब्लॉक को आगे लेके चलेगा। सो 2F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू 150। फिनिश। ये देखो अब क्या हमको बताया है यहाँ पे, कंसिडर द सिस्टम ऑन इन फिगर, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। देखो पुली एंड स्ट्रिंग दोनों लाइट है, मासलेस है, एंड ऑल द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सिंपल, यहाँ पे 1 kg का है तो डाउनवर्ड 1g होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी टेंशन होगा, यहाँ पे भी टेंशन होगा, यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन। टेंशन ऑलवेज ऐसे ही होगा, वो पुल करेगा, या कॉन्टेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, कॉन्टेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, कॉन्टेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग। तो ये 1 kg वाले ब्लॉक पे 1g डाउनवर्ड होगा, मगर y डायरेक्शन में उसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा। और यहाँ पे 1g डाउनवर्ड, t अपवर्ड, तो ये शायद a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड चलेगा। चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखना है? पहले हमको लिखना है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो। सो 1g माइनस टी इज इक्वल टू 1 है। अगर ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड ट्रैवल करेगा तो ये a एक्सेलरेशन से लेफ्टवर्ड ट्रैवल करेगा। करना ही पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं कर सकती। अब ये ब्लॉक लेफ्टवर्ड चलेगा। अब देखो आप 1g माइनस टी इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स देखो, t इज इक्वल टू m है। सिंपल। सर यहाँ पे आपने mg क्यों नहीं लिया? अरे वो तो y डायरेक्शन में है ना, वो तो बैलेंस कर रहा है। y डायरेक्शन के फोर्स से x में आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। दोनों को ऐड ऑन कीजिए, तो यहाँ पे 1g दैट मींस 10 इज इक्वल टू 2a। सो एक्सेलरेशन होगा g/2 दैट मींस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, आपको तो टेंशन चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1 इंटू 5 न्यूटन। फिनिश। आप इसको स्ट्रेट करके मैंने जो बताया था ना न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग, ये भी कर सकते हो कि ये ब्लॉक को भी ऐसे ले लो और इसको भी ऐसे ले लो, ये भी आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे भी 1 kg का ब्लॉक, यहाँ पे भी 1 kg का ब्लॉक, इसको स्ट्रेट करो और न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो अलोंग द स्ट्रिंग। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, AIEEE 2002 का, वन एंड ऑफ अ मासलेस रॉप। ओके, ये कोई रॉप है बच्चों, वन एंड ऑफ अ मासलेस रॉप विच passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C while the other end is free। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे हमको मासलेस पुली है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है, ये पुली है जो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। फिर रॉप लेना है, रॉप के एक एंड को राइट टाइड करना है टू अ हुक सी। यहाँ पे कोई हुक है ऐसे, यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया है, और जो रिमेनिंग फ्री एंड है वो यहाँ पे ऐसे है बच्चों, ऐसे इस फ्री। देखो क्या गिवन है, मैक्सिमम टेंशन
that the rope can bear is 960 न्यूटन. दैट मीन्स मैक्सिमम टेंशन जो रोप बेयर कर सकता है वो 960 न्यूटन है. ठीक है. विथ व्हाट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन. हमको एक्सेलरेशन नहीं निकालना है बच्चों, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है. कैन अ मैन ऑफ 60 kg क्लाइम ऑन द रोप. दैट मीन्स ये रोप पे कोई मैन है जिसका मास 60 kg है, वो अपवर्ड कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से क्लाइम करे कि ये रोप टूटे नहीं, ब्रेक ना हो. मुझे ये मैन का एक्सेलरेशन नहीं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है. तो ये मैन पे 60 g डाउनवर्ड फोर्स होगा. ये मैन ने रोप को होल्ड किया है तो टेंशन अपवर्ड होगा. अब एक्सेलरेशन अपवर्ड है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए. सो टी माइनस 60g इज इक्वल टू 60a. सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम. सर टी की जगह क्या लिखना है? 960. अरे टेंशन 960 नहीं है, मैक्सिमम टेंशन 960 है. सो आप टी की जगह 960 पुट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो. माइनस 600 इज इक्वल टू 60 इंटू ए, नहीं ए मैक्स. सो ए मैक्स यहां से अगर आप देखो, सो 960 माइनस 600 बच्चों 360 बाई 60. 6 6 आर 36. बी बॉम्बे. फिनिश. क्लियर ये? श्योर? सुरेंद्र नगर गर्ल्स. ओके. अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा है. क्या बताया? अ लाइट स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, लाइट स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड टू अ क्लैम्प on a ground passes over a fixed pulley and hangs at the other side. पहले हमको इसकी फिगर ड्रॉ करनी होगी कि ऐसे कोई यहाँ पे a light string fixed at one end to a clamp on the ground. ये ग्राउंड है, यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को हमने क्लैम्प कर दिया है, ऐसे क्लैम्प. और जो स्ट्रिंग है passes over a fixed pulley. फिक्स पुली को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं बच्चों. जो मूवेबल पुली रहती है ना वो ऐसे होती है, जैसे हमने सोचा था यहाँ पे ऐप था, यहाँ पे ऐसे था कुछ, फिर यहाँ पे वो ब्लॉक था. ये मूवेबल पुली. फिक्स पुली को हम ऐसे शो करते हैं, ये फिक्स पुली है. सो यहाँ पे ऑन ग्राउंड पासेस ओवर अ फिक्स पुली एंड हैंग्स एट द अदर साइड. तो ऐसे यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे बच्चों हैंग करेगा. ओके. फिर क्या है? इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ ग्राउंड. जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है. अ मंकी हैविंग मास 5 kg क्लाइम्स अप द रॉप. यहाँ पे कोई मंकी था ऐसे, ये मंकी था 5 kg का, वो अप दी सॉरी रॉप पे अपवर्ड ट्रैवल कर रहा था. क्लाइम्स अप द रॉप. तो यहाँ पे 5g डाउनवर्ड होगा और टेंशन यहाँ पे अपवर्ड होगा. ओके. अब क्या है? द क्लैम्प कैन टॉलरेट, क्लैम्प जो है वो अ क्लैम्प कैन टॉलरेट अ वर्टिकल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ओनली. दैट मीन्स अगर ये क्लैम्प पे 40 न्यूटन से ज्यादा वर्टिकल फोर्स लगेगा तो ये क्लैम्प यहां से निकल जाएगा और फिर ये पुली पर से ये ब्लॉक ऐसे सॉरी जो मंकी है वो गिर जाएगा. जो क्लैंप है ये भी आपको रीड करना है. क्लैंप मैक्सिमम फोर्स 40 न्यूटन नहीं बेयर कर रहा है, वर्टिकल फोर्स मैक्सिमम 40 न्यूटन है. देखना ये बात, यहां से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा अगर वर्टिकल आपने रीड नहीं किया है तो. सो the clamp can tolerate a vertical force of 40 Newton only. The maximum acceleration in upward direction with which the monkey can climb safely. ओके. तो यहाँ पे टेंशन होगा, यहाँ पे बच्चों क्या होगा?
तो ये टेंशन यहाँ पे है, तो कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग ये टेंशन होगा। यहाँ पे टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे ना, ये 30 डिग्री हमको गिवन है ग्राउंड के साथ, इफ मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ग्राउंड, तो ये टेंशन का t cos 30 हुआ, और ये जो हुआ टेंशन का t sin 30, और आपको बच्चों t sin 30 इज इक्वल टू 40 न्यूटन गिवन है। दैट मीन्स मैक्सिमम टेंशन जो होगी वो 80 न्यूटन होगी ना। यहां से देखो तो आप sin 30 1/2, 2 इधर साइड चला गया, क्योंकि जो 40 न्यूटन है वो मैक्सिमम टेंशन 40 न्यूटन ऐसा नहीं है, वर्टिकल फोर्स और वर्टिकल टेंशन नहीं है, वर्टिकल टेंशन का कंपोनेंट है, टी साइन थीटा वर्टिकल है, वो मैक्सिमम 40 न्यूटन होता है। टेंशन मैक्सिमम 40 नहीं है, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट 40 न्यूटन है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो तो मैक्सिमम टेंशन 80 न्यूटन हुआ। ओके, तो अब तो कोई बात नहीं, हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, सो मैक्सिमम हमारे पास बच्चों टेंशन भी है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा ए मैक्स। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो, इज इक्वल टू एम ए। मगर ए मैक्स है तो टेंशन भी मैक्स ही होना चाहिए। कितना है ये 80, ये कितना 50, इज इक्वल टू 5 इंटू ए मैक्स। सो ए मैक्स कितना हुआ 60, 80 माइनस 50, 30/5, that means 6 meter per second square. See, simple. समझ रहे हो, लास्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम टेंशन ही था, यहाँ पे मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स है, सो टेंशन मैक्सिमम नहीं हुआ, टेंशन का वो वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हुआ। चलिए, अब हम ये केस तो हमने डिस्कस किया हुआ था, ये अभी मूवेबल पुली, ये भी हमको पढ़ना बाकी है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये तो आपने देखा ही है लास्ट मॉक में। चलिए, when a horse pull a wagon, the force that causes the horse to move forward is the force. देखिए यहाँ पे बच्चों ये ग्राउंड है, ये हॉर्स कार्ट का ये कार्ट है ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे ये हॉर्स है, ये हॉर्स है। बेसिकली क्या होगा देखो, इसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। व्हेन अ फोर्स पुल्स अ वेगन, ये वेगन है ऐसे, ये वेगन है आपका। द फोर्स दैट causes the horse to move, बेसिकली हम भी आगे चलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारी जो नी होती है ना, उसके हेल्प लेके ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। देखिए आप, जब भी हम होगा ना तो हम हमारी नी से अब ऐसे विदाउट आप नी को शिफ्ट किए या अपवर्ड आप उसको लेने के बजाय ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे आप चल ही नहीं पाओगे। आप जब भी चलोगे तो आपका जो लेग है ना, लेग, ये लेग का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और आप अपनी नी की हेल्प से इस डायरेक्शन में आप फोर्स एक्सर्ट करोगे। तो हॉर्स भी क्या करेगा, ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ऐसे वर्टिकल भी नहीं हॉरिजॉन्टल भी नहीं, ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ये हमको फ्रिक्शन में पढ़ना ही है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये कांटेक्ट फोर्स है बेसिकली। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये, एक ये। एक को हम वेट बोलेंगे, एक को हम फ्रिक्शन बोलेंगे, वो आगे है, मगर इस डायरेक्शन में फोर्स हुआ, इस डायरेक्शन। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, उसको नॉर्मल बैलेंस करेगा। ये जो ये आर है, आर दैट शोज कांटेक्ट फोर्स, ये किसने किस पे एक्सर्ट किया है, हॉर्स ने ग्राउंड पे। उसके दो कंपोनेंट, वर्टिकल को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल, और हॉर्स ने ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया है। फिर से बोल रहा हूं, हॉर्स ने ग्राउंड पे लेफ्टवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट किया है, तो ग्राउंड हॉर्स पे राइटवर्ड एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको ये आगे लेके चलेगा। सो
to move forward is the force. The ground exert on it, it exert on the ground. No, the ground exert on it. ये जो horizontal force, that is force exerted on horse by ground. On horse by ground. ये इसको आगे लेके चलेगा. वेट को नॉर्मल बैलेंस कर रहा है और जो पीछे वाला फोर्स है ये हॉर्स ने ग्राउंड पे एग्जर्ट किया, क्योंकि फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पैर. वो पैर, इसमें आप किसी एक को एक्शन बोलोगे, किसी एक को रिएक्शन बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो ए, ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, अ गार्डनर, क्या बताया गया है? ए गार्डनर होल्ड्स अ हॉस पाइप through which water is gushing out at a rate of 4 kg per second with speed 2 meter per second. Okay. The moment the speed of water is increased to 3 meter per second, the gardener will experience a jerk off. Okay. देखो, ये ऐसे कोई गार्डनर है, वो गार्डन में क्या कर रहा है? हॉर्स पाइप लेके वो, a gardener holds a hose pipe through which water is gushing out at a rate. यहाँ से ऐसे ये हॉस पाइप है, ऐसे उसके हैंड में, इसको हम नोजल बोलते हैं. इसको यहाँ से ऐसे वाटर बाहर आ रहा है. उसका रेट क्या है बच्चों? 4 kg पर सेकंड 4 kg का वाटर ऐसे निकल रहा है. उसकी स्पीड, इनिशियल उसकी स्पीड क्या थी? इनिशियल उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी. The moment the speed of water increased to 3, that means final वो 3 मीटर पर सेकंड हो गई. तो गार्डनर विल एक्सपीरियंस अ जर्क. यहाँ पे बच्चों जो वाटर था उसकी स्पीड में चेंज हुआ. स्पीड इनटू मास करोगे, उसके मोमेंटम में चेंज होता है, और मोमेंटम के चेंज आपको इंपल्स बताता है बच्चों. शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स, दैट इज इंपल्स, एफ डेल्टा टी याद कीजिए आप. तो बेसिकली ये चेंज इन मोमेंटम किसमें है? वाटर में है. चलिए, तो हम इंपल्स ढूंढते हैं. जो वाटर है, m इंटू वी फाइनल माइनस बच्चों वी इनिशियल. ओके, अब हमको क्या बताना है? हमको यहाँ पे जर्क, दैट मीन्स फोर्स बताना है. तो मैं यहाँ पे इंपल्स की जगह एफ डेल्टा टी, और एफ को अगर सब्जेक्ट करूंगा तो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी. ये एम बाय डेल्टा टी हमारे पास है, दैट इज 4 kg पर सेकंड. kg पर सेकंड है ना, अपॉन सेकंड है, दैट मीन्स अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी 3, इनिशियल 2, तो ये 4 न्यूटन इंटू सेकंड होगा बच्चों. बेसिकली एफ डेल्टा टी है, टाइम मैंने 1 सेकंड कंसीडर किया है. सो 4 न्यूटन इन सेकंड. कौन सी डायरेक्शन में? ये चेंज इन मोमेंटम आपने किसका पढ़ा? किसके लिए चेंज इन मोमेंटम था? वाटर के लिए. तो वाटर का मोमेंटम चेंज हुआ फॉरवर्ड, तो जो इंपल्स वाटर पे लगेगा वो फॉरवर्ड है, तो जो गार्डनर है उस पे वो बैकवर्ड. सो 4 न्यूटन इंटू सेकंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. जो वाटर पे इंपल्स हुआ वो फॉरवर्ड में हुआ, जो गार्डनर बेसिकली नोजल पे, और नोजल पे जो था वो गार्डनर पे था, वो बैकवर्ड. क्लियर? श्योर? ओके फाइन. आप बताओ तो वाटर किस डायरेक्शन में बाहर आया? पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? ओके, सो मोमेंटम जो चेंज हुआ वाटर का वो किस डायरेक्शन में? पहले उसकी वेलोसिटी 2 थी, फिर 3 हुई, तो वेलोसिटी में चेंज मैग्नीट्यूड वाइज हुआ. सो वाटर का मोमेंटम किस डायरेक्शन में था? वाटर का मोमेंटम पॉजिटिव एक्स में. तो वाटर के मोमेंटम में चेंज भी किस डायरेक्शन में हुआ? पॉजिटिव. इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड भी पॉजिटिव एक्स में थी, फाइनल भी पॉजिटिव एक्स में हुई. तो यहाँ पे जो इंपल्स आपको बताता है वो चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव एक्स में था. तो जितना भी मोमेंटम वाटर का पॉजिटिव एक्स में हुआ, उतना ही फोर्स नोजल पे किस डायरेक्शन में लगेगा? और नोजल को किसने होल्ड किया हुआ है? गार्डनर में. तो गार्डनर का भी नेगेटिव एक्स, बैकवर्ड. ठीक है, ओके फाइन. चलिए, ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हमने
डिस्कस की हुई थी। अब यहां से बच्चों ये जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन है, चलिए लास्ट एक थियरी हम डिस्कस करते हैं यहां से। इजी है बच्चों, वेन मशीन। वेन मशीन वेट मशीन क्या करता है? वेट मेजर करता है या मास मेजर करता है। आप जो अभी है ना स्लिम ट्रिम दिखना है या फिर आपको बॉडी है तो आपको नहीं वो जो यूज करते हैं उसको हम वेट मशीन ही बोलते हैं। आप ऐसे बोलते हो कि उसने मास मेजर किया है, तो वही मैं आपको बताता हूं और उसका ही कॉन्सेप्ट आज हमको पढ़ना है। इजी है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो जितने भी क्वेश्चन है वो अपने आप हो जाएंगे। आप देखना, वेट मशीन फर्स्ट पॉइंट, generally it measure weight और मास। हम मास ही बोलते हैं बच्चों कि उसने 70 केजी मेजर किया, 60 केजी मेजर किया। अगर कोई 150 केजी का होगा, अगर ये सुरेंद्र नगर वाला है समोसा वाला, तो वो मेजर करेगा जाड़िया, तो उसका शायद 95 केजी या 110 केजी के अराउंड आ सकता है। नहीं, इतना नहीं है, 95 तो होगा पक्का, 95 तो है ही नहीं। आज मेजर करके बताना मुझे। सो जनरली इट मेजर्स वेट, वेट भी बोलो मास भी बोलो, मगर एज पर फिजिक्स जनरली इट मेजर्स वेट और मास, बट एज पर फिजिक्स वेन मशीन measures normal force exert on its top। एज पर फिजिक्स जो आपका वेन मशीन है वो नॉर्मल फोर्स में एग्जर्ट करता है। वो अलग बात है, हमको मालूम है कि एन इज इक्वल टू एम जी होता है, इसलिए हम नॉर्मल फोर्स को अगर एम जी दैट मीन्स वेट बोले तो चलता है। मगर एज पर फिजिक्स आपका वेन मशीन है जो आपके घर पे भी होगा, वो नॉर्मल फोर्स मेजर करता है। वो अलग बात है कि वो हमको शो मास करता है, क्योंकि मास केजी में है। जो भी उसको मेजर करेगा उसको डिवाइड बाई 10 करेगा और जो भी डिजिट आएगा वहां पे आपकी नीडल आके रुकेगी। वो उसकी इंटरनल ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो डिजाइन करते हैं कि हम ऐसे ही डिजाइन करते हैं कि जो भी वेट होता है उसको आप 10 से डिवाइड करो, क्या आया वहां पे जाके नीडल रुके, तो आप मास मेजर कर रहे हो, आपको लग रहा है। मगर वो बेसिकली एज पर फिजिक्स वेन मशीन मेजर्स नॉर्मल फोर्स एक्शन ऑन इट्स टॉप। सर कैसे? देखो मैं यहां पे ये बता रहा हूं, ये ग्राउंड है बच्चों और ये आपकी एक वेन मशीन है, दैट इज योर वेन मशीन। ओके, यहां पे कोई पर्सन यहां पे ऐसे रुका हुआ है जिसका मास एम है। डेफिनेटली ग्राउंड उसको अपनी ओर पुल करेगा एमजी से। ये एमजी की वजह से ये बॉय ने वेन मशीन को पुश किया और वेन मशीन ने बॉय को पुश किया, तो ये नॉर्मल मेजर हो गया। बेसिकली ये जो इसके टॉप पे एक्सर्ट हो रहा है ना, ये वो अलग बात है, हमको मैग्नीट्यूड ही बताना है तो हम ये नॉर्मल का भी आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर बेसिकली जो मैंने लिखा है ना, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट्स टॉप, ये टॉप पे जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना वो मेजर होगा बच्चों। और ये अगर बॉय इक्विलिब्रियम में है तो ये हमको मालूम है बच्चों कि ये अगर बॉय इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एन इज इक्वल टू एम जी, फिनिश है। रीडिंग अगर फाइंड करना हो, आपको ऐसा बताएंगे कि फाइंड रीडिंग ऑफ वेन मशीन, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रीडिंग ऑफ वेन मशीन। अगर हमको लिखना हो
तो आपको लिखना है बच्चों n/g। देखना मेरी बात सुनना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। रीडिंग बताए ना तब आपको ऑप्शन देखना है, यूनिट देखना है। अगर रीडिंग में आपके पास ऑप्शन न्यूटन में है ना तो हमको नॉर्मल फोर्स ही मेजर करना है, और अगर ऑप्शन में हमको केजी है तो हमको उसको जी से डिवाइड करना है, ऐसे n इज इक्वल टू mg अपॉन g, दैट मीन्स m kg। तो रीडिंग दैट डजंट मीन कि आंसर किलोग्राम में ही होगा, आपको यूनिट देखना है कि आपका यूनिट न्यूटन में है या केजी या इन शॉर्ट मास के यूनिट में है। जनरली मैं ये लिखूंगा वेइंग मशीन measures normal force exert on it in kgf unit। ये kgf मूवी वाला नहीं है, हाँ ये kgf का मीनिंग है किलोग्राम फोर्स, kgf का मीनिंग है किलोग्राम फोर्स। और 1 kgf का मीनिंग होगा जी न्यूटन, या आप लिख सकते हो कि 1 kgf का मीनिंग होगा 10 न्यूटन। दोनों बात एक ही है। जी न्यूटन लिखो या इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बच्चों कि अगर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे कोई 1 kg का ब्लॉक अगर आप रखो तो उस पे 10 न्यूटन फोर्स नहीं एक्सर्ट होगा, तो वो जो 10 न्यूटन फोर्स है ना उसको हम 1 kg बोलते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kg पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो 10 न्यूटन के इक्वल है उसको हम 1 kg बोलते हैं। तो आंसर कभी भी केजीएफ में भी आ सकता है। केजीएफ मीन्स किलोग्राम फोर्स। 1 kg पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम केजीएफ बोलते हैं। अब इसके रिगार्डिंग हम लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिफ्ट है, अगर आप देखो कभी भी आपको वो बायोडेटा बनाना है ना, अगर आप दिख रहे हो स्लिम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर आप फैटी दिख रहे हो और आपको वो बायोडेटा में आपका वेट कम दिखाना है, जनरली ऐसा ही होता है। फेसबुक और इंस्टा पे जो हम देखते हैं इमेजेस या पिक्चर्स उतने ब्यूटीफुल भी नहीं होते, और जो आधार कार्ड रहता है उसमें जितना गंदा हमारा फेस होता है उतना गंदे भी नहीं होते। तो क्या वो कभी कभी क्या है, क्योंकि बिफोर मैरिज, अब आपके टाइम पे तो क्या होगा मालूम नहीं, मैरिज होगा या नहीं होगा वो भी एक अब क्वेश्चन करने वाली बात है, क्योंकि क्या है अभी तो वो जेनजी और फिर अब तो अल्फा में आएंगे ना, तो क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं सिचुएशनशिप और ऐसा कुछ चलेगा, कि वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया बताता हूँ कि आपको अगर दुबला दिखना है तो कैसे दिख सकते हो, आपको अगर बहुत आप दुबले हो और आपको फैटी दिखना है तो कैसे करना है, सब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, मगर ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जो झूठ होता है ना, गलत एक ना एक दिन सामने आएगा ही, गलत को आप छुपा नहीं सकोगे। मगर मैरिज में ऐसा ही होता है, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। स्टार्टिंग में तो सब ऐसा ही लगता है कि क्या बात है, क्या बातें हो रही है। ठंड की सीजन में रात के 2 बजे तक अगासी में वो टेरेस में बैठ के हेलो नहीं आप बताओ, और फिर मैरिज के 2 महीने बाद ही अब आप चुप हो जाओ, ये सिचुएशन होती है। ये लिफ्ट है बच्चों, और ये लिफ्ट अपर ट्रैवल कर रही है ऐसे। यहां पे एक रमला है, रमेश। कौन है ये? रमेश। हे रमेश, हाय, हाउ आर यू?
ये रमेश है, रमेश, रमलो। इसका मास सिर्फ 60 केजी है। रमेश जो है ना वो 60 केजी का है। और ये आपका वेइंग मशीन है बच्चों, WM वेइंग मशीन। ये लिफ्ट है बेसिकली। तो फाइन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, फाइन रीडिंग ऑफ weighing machine when first travel with travel in upward direction, with 5 meter per second. Okay. Second, travel in upward direction with 2 meter per second square. Third, travel in downward direction with 2 meter per second square. Fourth, travel in downward direction with 10 meter per second. And fifth, when it is in free fall condition. हमको इसमें रीडिंग बताना है बच्चों। रीडिंग में मैंने आपको बताया कि आपको केयरफुली डिस्कस करना है कि आपका यूनिट अगर न्यूटन में है तो आंसर एन ही बताना है, अगर केजी में है तो N/G करना है आपको। चलिए अब बच्चों यहां पे भी आप अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। पहले में फर्स्ट यहां पे देखो बच्चों, ये रमेश है तो रमेश को अर्थ अपनी ओर पुल करेगी तो वहां से बच्चों mg होगा। मास कितना है 60, तो ये होगा 60g डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड वेट की वजह से रमेश वेइंग मशीन को पुश करेगा और वेइंग मशीन रमेश को ऐसे पुश करेगा। नॉर्मल आपको मिल जाएगा। रमेश ने वेइंग मशीन को पुश किया, वेइंग मशीन ने नॉर्मल को। बेसिकली ये मेजर होगा, देखो बच्चों ये, मगर जो नॉर्मल ये है वही है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम यही आंसर निकालेंगे। पहले क्या हो रही थी, जो आपकी लिफ्ट थी वो ट्रैवल इन, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन व्हेन लिफ्ट, ये मैं लिखना भूल गया हूं यहाँ पे, व्हेन लिफ्ट ट्रैवल इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ 5 मीटर पर सेकंड। चले तो मैं रमेश की एफबीडी ड्रॉ करूंगा, तो डाउनवर्ड 60g, अपवर्ड नॉर्मल, और यहाँ पे ये 10 मीटर या 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। बच्चों तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये इक्विलिब्रियम का केस हुआ ना। दैट मींस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो 60g दैट मींस 60 न्यूटन। और आपको अगर रेटिंग किलोग्राम में बतानी है तो N/G दैट मींस 600/10 दैट मींस 60 kg। वो 60 kg का ही है और 60 kg का आपको दिखेगा, रीडिंग वहां पे 60 kg शो करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ये स्टेशनरी होती तो क्या होता, यही होता। सेकंड, ट्रैवल इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। बच्चों आप देखो यहाँ पे ये रमेश है, उस पे 60g फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट हो रहा है। जिस वेइंग मशीन पे वो खड़ा है, रमेश वेइंग मशीन को पुश कर रहा है, वेइंग मशीन रमेश को पुश कर रहा है, तो नॉर्मल अपवर्ड। यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन है अपवर्ड। जब भी एक्सेलरेशन आएगा आप इसको डिफरेंट 3 वेज से डिस्कस कर सकते हो बच्चों। पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहां से
ऑब्जर्वर O1 से, ये O1 है, ये O1 क्या देखेगा कि रमेश अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो हमको सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ma करना है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू 60a। चलिए हमको नॉर्मल पहले यहां से 60 माइनस इस साइड ले लो, g प्लस a बच्चों, एन ये 60, g कितना है 10, a कितना है 2, सो बच्चों यहाँ पे 10 प्लस 2 12 इंटू 6 720 न्यूटन। और आपको अगर केजी में बताना है तो रीडिंग इज इक्वल टू होगा n बाई जी, दैट मीन्स 720 बाई 10, दैट मीन्स ये होगा 72 केजी। उसका वेट जो है उससे ज्यादा दिखेगा। कब? जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी। है 60 केजी का, मगर वहां पे शो जो होगा वो 72 केजी होगा। आप उस टाइम पे वो रीडिंग की फोटो निकाल दो और कंप्यूटर में ऐड कर दो, देखिए मेरा वेट उतना ही है। कब? जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही हो तब। ओके, फिर देखते हैं यहां पे। ओके, अब आपका टाइम हो चुका है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर O1 से जो मैंने डिस्कस किया, अब ऑब्जर्वर O2, अगर ऑब्जर्वेशन हम लिफ्ट से कंसीडर करें, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, तो यही प्रॉब्लम, यही आंसर आना चाहिए शूडो फोर्स लेके। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहां से ही स्टार्ट करूंगा, मगर आज लेक्चर में बहुत सारे बच्चे को क्या अभी लंच टाइम होता है इसलिए। फिर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करे और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी और फ्री फॉल। फ्री फॉल में आपका एक्सेलरेशन 10 होना चाहिए, ठीक है। और 4 to 5 क्वेश्चन ऐसा है जो आज होमवर्क में नहीं करना है, वो सेंटर पे सर बता देंगे और वहां से आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए।